हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम फिर से मिल रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम की डिस्कशन के लिए और आज हमारा टॉपिक रहेगा मल्टीनोमियल थ्योरम। मतलब ये बाइनोमियल का ही बेसिकली बड़ा भाई है। हम जैसे यहाँ पर बाइनोमियल के अंदर x प्लस वाई की पावर n के ऊपर डिस्कशंस कर रहे होते हैं, यहाँ हमारा डिस्कशन बेसिकली होने वाला है फॉर x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, है ना, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की पावर n। मतलब आपके यहाँ पर जो बेस है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाते हैं और उनका डिस्कशन अगर हमें करना होता है तो दैट टॉपिक इज बेसिकली कॉल्ड मल्टीनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल का मतलब होता है कि बाय मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं आपके x और y। मल्टीनोमियल में आपके उसमें दो से ज्यादा चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। इसके लिए हम यहां पर, है ना, फोकस में लेकर आते हैं इस एक्सप्रेशन को कि x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n को हम कैसे यहां पे डिस्कस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। सो इसके लिए वापस हमने जाना चाहिए कहां पर, बाइनोमियल की ही डिस्कशन पे जाना चाहिए। जो सबसे पहला वीडियो हमने यहां पर किया था वहां पर हमने इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि x प्लस वाई की पावर n का जनरल टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमने तो इसका पूरा एक्सपांशन भी लिख के देखा हुआ है एंड हमने कई बार अपने क्वेश्चंस में यूज भी किया है पूरा एक्सपांशन। लेकिन अभी अगर हम जनरल टर्म की यहां पर याद करें तो जनरल टर्म हमने कैसे इसकी लिखी थी, अगर आप वो नोटिस करते हो देन यू विल रियलाइज कि यार काफी सेट पैटर्न था, काफी बढ़िया पैटर्न था। हम यहां पे x प्लस वाई की पावर n के अंदर क्या बोल पाते हैं, एनसीआर x की पावर में n माइनस आर एंड देन y की पावर में r, ये इसका जनरल टर्म बेसिकली बनता है, ठीक है ना। इफ दिस इज द जनरल टर्म तो क्या हम इसी से इंस्पिरेशन लेके जो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n है उसके लिए भी कुछ एक्सप्रेशन बना सकते हैं क्या, ऐसा हम कुछ यहां पर सोचना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे इसी का एक काउंटर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लेना चाहूं, काउंटर नहीं कहना चाहिए, इसी का सिमिलर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लेना चाहूं तो हम जैसे अर्थमेटिक मीन के लिए करते हैं। अब दो नंबर्स a और b हैं तो हमने यहां पर फॉर्मूला अगर ऑलरेडी देखा हुआ है कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। सो 3 के लिए क्या मैं बोल सकता हूं कि तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। सो इट फील्स वेरी सिमिलर। हमें ऐसा लगता है कि यार अच्छा 2 के लिए जो हमने यहां पे काम किया था उसी को हमने एक्सटेंड कर दिया है 3 के लिए, ठीक है ना। तो क्या वैसे कुछ यहां पर कर सकते हैं कि 2 के लिए जो हमने यहां पर काम किया है उसी को एक्सटेंड कर देते हैं 3 के लिए, है ना। अगर ये हमें करते आए तो वी विल बी वेरी कंफर्टेबल विद द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू जनरेट। लेकिन अब जिस तरह से हमने यहां पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ये एक्सटेंड करने के लिए बिल्कुल भी एक कंफर्टेबल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा कंफर्टेबल हमें कब लगेगा, जब हम इसको एनसीआर से, है ना, बाहर निकालेंगे और इसका एक्सप्रेशन ओपन में यहां पे लिख देंगे, ठीक है ना। सो अगर आप यहां पे ओपन करते हो इस एक्सप्रेशन को तो आपको क्या मिलता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल एंड देन साथ में आ जाएगा r फैक्टोरियल, x की पावर में n माइनस आर एंड देन y की पावर में r, ठीक है ना। दिस इज स्टिल बेटर एक्सप्रेशन जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑल्सो। लेकिन अभी भी इसको और बेटर बनाया जा सकता है और ज्यादा जनरलाइज्ड तरीके से इसको लिखने की हम कोशिश कर सकते हैं। क्या करना है, केवल ऑब्जर्व करना है। आप ये चीज ऑब्जर्व करो कि आपके x और y के जो पावर्स है ना, एग्जैक्टली उन्हीं चीजों का फैक्टोरियल आपको यहां पे नीचे दिखाई दे रहा है। मतलब थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहां पे अपने जो x की पावर है उसको a और y की पावर में जो है उसको अगर b से रिप्लेस कर दूं तो आई कैन प्रीटी कॉन्फिडेंटली रिप्लेस द सेम a फैक्टोरियल एंड b फैक्टोरियल हियर ऑल्सो, राइट। क्योंकि जो यहां पे x के पावर में होता है उसी का फैक्टोरियल हम इस्तेमाल करते हैं और y की पावर में जो होता है उसका फैक्टोरियल फर्दर हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं एंड न्यूमरेटर में जो आपके उसमें यहां पे टर्म है दैट इज द पावर n, है ना, उसी का फैक्टोरियल आपके यहां पर जो है न्यूमरेटर में आ रहा होता है। सो ये चीज ज्यादा जनरलाइज्ड है, राइट। क्योंकि अगर आप यहां पे 3 टर्म्स अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूं तो उसमें z की पावर अगर मैं c लिखूंगा तो यहां पर मुझे लग रहा है कि एक्सटेंड करते समय c का फैक्टोरियल भी मैंने यहां पे इंक्लूड कर लेना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और जो यहां पर इन दोनों में यहां पर जो है डिफरेंट है वो क्या है कि जो आपके यहां पे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है जो हम जानते हैं कि करेक्ट है, ठीक है ना, उसमें एक छुपा हुआ यहां पे कंडीशन है जो नीचे हमें मेंशन करना पड़ेगा। वो ये है कि आपका इन दोनों जो वैल्यूज हैं इनका सम कितना आ रहा है, या पावर्स की बात कर लेते हैं, पावर्स का सम कितना आ रहा है, पावर्स का सम आपका n के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। वो यहां पर बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली आ ही रहा है मैथमेटिकली, क्योंकि r और r आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहां पर आपने उन चीजों को छुपा दिया है a और b नाम उनका रख के, तो आपको यहां पर इस चीज को मेंशन करना पड़ेगा कि आपका a प्लस b क्या होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ दिस एक्सप्रेशन दैट यू हैव रिटन इज एक्सटेंडेबल, है ना। जहां पर हमने अभी बिल्कुल भी ये नहीं बोला है कि यार ये 2 टर्म्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ये हमने जिस तरह से लिखा हुआ है कि यहां पर कुछ वेरिएबल्स हैं उनकी पावर में अगर आपने कुछ वैल्यूज ली हैं तो उनका ही फैक्टोरियल नीचे आना चाहिए, ऊपर आपका ओवरऑल यहां पर जो पावर है उसका फैक्टोरियल आना चाहिए एंड यहां पे जो आपने यहां पे x और y के पावर्स लिए उनका सम आपका n के बराबर आना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी जनरल एक्सप्रेशन जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो किसके लिए, मल्टीनोमियल के लिए भी। मतलब 3 के लिए अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो ये कैसे आपको नजर आएगा, ये नजर आएगा इसके जनरल टर्म को लिखते समय, इसके जनरल टर्म को अगर आप लिखोगे तो आपको नजर आना चाहिए n फैक्टोरियल सबसे पहले,
उसके बाद में आपके पास में नीचे आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल्स, a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल। और ये abc क्या है? ये abc एक्चुअली आपके x, y और z के ही पावर्स है, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी यहां पर डिस्कस किया, आपको ये गारंटी करनी पड़ेगी कि abc रैंडम वैल्यूज नहीं है। आपके जो abc यहां पर वैल्यूज निकल कर आ रहे हैं वो कैसे होना चाहिए? उनका सम n के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इन इटसेल्फ इज द कंप्लीट थ्योरी दैट वी वांट टू यूज इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इससे ज्यादा हम नहीं करना चाहते हैं। हम यहां पे कोई ऐसा बहुत बड़ा सा, जैसे हमने बाइनोमियल एक्सपांशन लिखा था, ऐसे कोई ट्राइनोमियल एक्सपांशन हम नहीं लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हम बस इसके जनरल टर्म को ही लिखना चाह रहे थे, जिसकी मदद से अब हम क्या करेंगे, अपने सभी क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा कि हमने वैसे भी यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बाइनोमियल वाले सेक्शन में भी, जहां पर हम जनरल टर्म को ही ज्यादा करके यूज करते हैं, ठीक है ना। पूरा पूरा ओपन करके यहाँ पर पूरा सीक्वेंस बताने का वैसे हमें यहाँ पे है ना रिक्वायरमेंट कम ही पड़ता है। ऑलराइट, सो दिस इज इट। आज की वीडियो में जो आपकी थ्योरी है वो इतनी सी ही हमारी थ्योरी थी, ठीक है ना, कि हम यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n का अगर जनरल टर्म लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखा जाएगा, राइट। सो आई थिंक नाउ यू कैन एक्सटेंड फॉर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू के लिए भी, ठीक है ना। अगर w भी यहाँ पर आ जाता है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, w की पावर d कर लो एंड d फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो और यहाँ पर d फर्दर इंट्रोड्यूस कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू n होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन बन जाएगी, राइट। सो क्योंकि हमने यहाँ पर इस चीज को 2 के लिए लिखा है, इस चीज को 3 के लिए लिखा है, सो यू नाउ नो कि 4 के लिए एक्सटेंड कैसे करना है। 5 की जरूरत पड़ती तो 5 के लिए भी आप यहाँ पे एक्सटेंड करके यूज कर सकते हो। लेकिन मल्टीनोमियल कैटेगरी से अगर आपके यहाँ पे जेई में सवाल आता है, सो मोस्टली वो 3 टर्म्स के लिए ही आएगा। बाइनोमियल तो ऑब्वियसली मतलब ही उसका क्या होता है, 2 टर्म्स, ठीक है ना। सो बाइनोमियल तो आपको यहाँ पर आता ही है। ट्राइनोमियल को ही हम यहाँ पे मोस्टली इस्तेमाल करते हैं बाइनोमियल मल्टीनोमियल के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। ऑलराइट, सो अगर मैं यहाँ पर आपके सवाल यहाँ पर जो है डिस्कस करना स्टार्ट करूं, देन दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से आप अपनी लर्निंग बिगिन कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर 5, b की पावर 4, c की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ bc प्लस ca प्लस ab की पावर 8। ऑलराइट, सो देखो आपको यहां पे कभी भी कोएफिशिएंट अगर निकालना है तो इस तरह के सवाल आप वापस जाके बाइनोमियल में भी स्टडी कर सकते हो। जनरल टर्म की मदद से ही निकाला जाता है, राइट। कोएफिशिएंट का वैल्यू जनरल टर्म की मदद से कैसे निकालेंगे वो यहां पर देखो। सो अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखता हूं तो मुझे पता है कि 8 फैक्टोरियल तो यहां पर इंपॉर्टेंट है ही है। फिर मेरे पास में यहां पे 3 टर्म्स हैं, bc नाम का एक टर्म है, ca नाम का एक टर्म है एंड देन ab नाम का एक टर्म है। तो ऐसा करते हैं कि इनकी पावर में हम कुछ ना कुछ यहां पर ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे abc ऑलरेडी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम यहां पे पावर्स में अल्फा, बीटा और गामा यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। और अल्फा, बीटा, गामा क्योंकि आपने पावर्स में इस्तेमाल किए हैं, इसलिए अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल एंड गामा फैक्टोरियल इज व्हाट वी शुड बी गेटिंग इन द डिनोमिनेटर एज वेल, राइट। लेकिन ये सब करने के साथ साथ हमें और एक चीज का ध्यान रखने के लिए बोला गया है कि आपका जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है वो कैसा होना चाहिए। आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये एग्जैक्टली 8 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन जो हमें देख रखा है, राइट। जनरल टर्म तो हमारे पास में आ गया, हमें अपनी रिक्वायरमेंट भी पता है, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट ये है कि आपके इसमें a की पावर में 5, b की पावर में 4 और c की पावर में 7 बनना चाहिए। देन वी कैन बेसिकली राइट दिस सच दैट आपके यहां पर जो abc है उनको हम आइसोलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो आपका 8 फैक्टोरियल के नीचे अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल एंड गामा फैक्टोरियल तो आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप अब यहां पे a के साथ में देख सकते हो कि पावर में क्या क्या है, बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं क्या, चेक करो। a की पावर में बीटा भी आएगा, गामा भी आएगा। b की पावर में अगर आप देखते हैं तो आपके इसमें अल्फा भी आएगा और गामा भी आएगा, ठीक है। और c की पावर में अगर आप देखते हो तो बीटा भी आएगा और अल्फा भी आएगा। सो इस तरह से आपका यहां पर जो है क्या हो गया है, एक कंस्ट्रक्ट यहां पर रेडी हो गया है, किसके लिए, कंपैरिजन के लिए, ठीक है ना। क्या चीज कंपेयर करना चाहते हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके साथ में हम इस चीज को कंपेयर करना चाहते हैं। एंड व्हेन यू चेक इट आउट कि भाई रिक्वायरमेंट आपका क्या है, तो हम a की पावर में 5 बनवाना चाहते हैं, जबकि यहां पर बीटा प्लस गामा है। देन बीटा प्लस गामा हैज टू बी इक्वल टू 5। वैसे ही आपका अल्फा प्लस गामा जो बेसिकली b का पावर है दैट हैज टू बी इक्वल टू 4 एंड वैसे ही अल्फा प्लस बीटा जो आपका c का पावर है दैट हैज टू बी इक्वल टू 7, ठीक है ना। सो हमारे पास 3 कंडीशंस और यहां पर बेसिकली क्रिएट हो चुकी हैं। एक कंडीशन ऑलरेडी आपके पास में यहां पे लिखी हुई है, तो you can actually now incorporate this condition along with these 3 new conditions to get the value of alpha, beta, gamma pretty easily, ठीक है ना। करने के लिए तो आप यहाँ पे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल डायरेक्टली भी कर सकते हो,
लेकिन क्योंकि ये इक्वेशन फर्दर आपके इसमें अवेलेबल है, सो थिंग्स आर गोइंग टू बिकम फर्दर इजी। क्योंकि आप यहां पर क्या कर सकते हैं, बीटा और गामा की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, बीटा गामा की वैल्यू 5 डालोगे, 5 उस तरफ जाएगा तो आपको 3 मिलेगा, मतलब अल्फा का वैल्यू आपका यहां से 3 कंफर्म हो जाता है। ऐसे ही बीटा के लिए आप क्या कर सकते हो, अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 4 डालोगे, 4 उस तरफ जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब बीटा का वैल्यू आपका 4 आ रहा है। ऐसे ही गामा के लिए हम यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जैसे 7 डालते हैं, सो आपका जो अल्फा और बीटा का वैल्यू है 7 डाल के गामा का वैल्यू 1 निकल कर आ जाता है, ठीक है ना। सो दिस कंफर्म्स द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा। अगर ये आपके अल्फा बीटा गामा आ चुके हैं तो हमें क्या कोएफिशिएंट का आंसर अब दिखाई दे रहा है क्या, जल्दी सोचो। कोएफिशिएंट क्या है बेटा इसके अंदर, ये जो वेरिएबल वाले टर्म्स है इसके साथ में जो लिखा हुआ है ब्रैकेट है, यही आपका कोएफिशिएंट है। देयरफॉर जो आपका आंसर यहां पर बन रहा है, इट हैज टू बी बेसिकली 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, इनके वैल्यूज हमारे पास में आ चुके हैं। सो 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल ऊपर नीचे से कैंसिल कर दिया, ये आ जाएगा 3 इंटू 2, जिसको हम फर्दर 6 के साथ में कैंसिल कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा आपका कितना, 40 एंड 40 के साथ में 7, विच इज गोइंग टू गिव अस 280 एज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, है ना। आई होप सारे बच्चे यहां पर इस बात को समझ पाए हैं कि हमने क्या किया है। हमने पहले तो जनरल टर्म को यहां पे समझ लिया, बाइनोमियल का ही एक्सप्रेशन हमने थोड़ा मॉडिफाई किया, उसको बोला कि यार अब इसको एक्सटेंड कर देते हैं। जनरल टर्म आपके मल्टीनोमियल थ्योरम के लिए कैसा यहां पर बनता है उसको हमने नोटिस किया, एंड यहां पर हमारा सवाल जो था लगभग वैसा ही सवाल था, बस यहां पर इन्होंने क्या किया था कि इंडिविजुअल टर्म्स के अंदर भी यहां पर प्रोडक्ट की वैल्यूज देकर रखी थी, तो थोड़ा बेटर हो गया था यहां पर सवाल। बाकी तो यहां पर ये कॉन्सेप्चुअली एकदम सिमिलर ही आपका जो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होता है वैसा ही हमें यहां पर नजर आ रहा था, ठीक है ना। डन है। ये जो आपका ब्रैकेट है वेरिएबल के साथ में लिखा हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। डन। एक सवाल और करते हैं, है ना। यहां पर देखो कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए बोला गया है, फिर से 3 टर्म्स आप यहां पे देख पा रहे हैं। द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज व्हाट। सो जनरल टर्म लिख के ही इस तरह के सवाल आपके सॉल्व होते हैं। और कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, एक्स की पावर 0। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म का मतलब या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इस टाइप की चीजें जब भी आती हैं, सो एक्स की पावर 0 इज द टारगेट, राइट। अच्छा, तो उसके लिए हम यहां पर क्या लिखना चाहेंगे, जनरल टर्म सबसे पहले अच्छे से लिखना चाहेंगे, ठीक है। सो जनरल टर्म इस एक्सप्रेशन का कितना हो जाएगा, यहां पर आएगा 5 फैक्टोरियल, अपॉन में आएंगे देखो 3 चीजें, ठीक है ना। अगर मेरे पास में यहां पे 2x है, उसकी पावर में कुछ ना कुछ जाएगा, 1/x की पावर 7 है, उसकी पावर में कुछ ना कुछ जाएगा, एंड देन 3x स्क्वायर है, उसकी पावर में भी कुछ ना कुछ जाने वाला है, राइट। सो वंस यू हैव ABC एज द वैल्यूज जिनको आप यूज करना चाहते हो, तो उन्हीं के फैक्टोरियल्स आपको नीचे लिखना है, इतना सा बस ध्यान रखो। इफ यू कैन डू दैट, तो आप यहां पे जनरल टर्म सही तरीके से लिख चुके हैं। लेकिन साथ में और क्या चीज मुझे ध्यान रखनी है कि यार आपका जो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है, इट शुड बी इक्वल टू 5। ये हम बेसिकली स्किप नहीं कर सकते हैं कंडीशन, ये हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, राइट। ऑलराइट, सो आपके इसमें यहां पर जो है बेस तो यहां पर रेडी हो चुका है। अभी क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट क्योंकि जो है एक्स की पावर 0 की है, सो लेट अस आइसोलेट द एक्स का पावर एंड द कोएफिशिएंट का सेक्शन अलग अलग, ठीक है। अगर मैं यहां पर अपने कांस्टेंट्स को नोटिस करता हूं, तो मेरे पास में 5 फैक्टोरियल है, फिर मेरे पास a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल और c फैक्टोरियल आने वाला है। बट अलॉन्ग विद दैट आई कैन ऑल्सो सी 2 रेज टू a एज वन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स एंड 3 रेज टू c एज वन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। उसको भी हमने यहां पे इस ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। सो अब x के साथ में क्या क्या बच रहा है उसको आप ध्यान से देखो। यहां से आ जाएगा a पावर में, यहां से आ जाएगा -7b और यहां से आ जाएगा 2c, ऑलराइट। अब ये जो पावर है, आप इसी पावर को क्या बनाना चाहते हैं, इसी पावर को आप बेसिकली 0 बनाना चाहते हैं। दैट इज द कंडीशन दैट वी आर एबल टू जनरेट, ठीक है ना। ओके, बेस्ड ऑन व्हाट वाज गिवन, हम ये चीज बेसिकली सॉल्व करना चाहते हैं। डन है। सो हमारे पास में बेसिकली अब 2 इक्वेशंस आ चुके हैं, लेकिन वेरिएबल हमारे पास में कितने हैं, 3 हैं। तो हो सकता है कि हमारे पास में एक से ज्यादा भी कॉम्बिनेशन यहां पर बन रहे होंगे। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी बेसिकली फाइंड द वैल्यूज ऑफ एबीसी इन सच सिनेरियोज, ठीक है ना। आपके इसमें क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हैं, जबकि वेरिएबल्स आपके उसमें ज्यादा हैं, ठीक है ना। बट और भी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे कि हम यहाँ पे अपने एबीसी के वैल्यूज को अगर फाइंड करना स्टार्ट करें, तो हम क्या नोटिस करेंगे, ए बी एंड सी के वैल्यूज को अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे टेबल वगैरह बना सकते हैं, है ना, थोड़ा चीजें सुंदर दिखाई दें इसके लिए, ऑलराइट। नाउ थिंक ऑफ इट कि अगर मेरे पास में लेट अस से बी का वैल्यू, ऐसे करते हैं कि लेट अस नॉट ट्राई दिस, हम ऐसा करते हैं कि दोनों को सॉल्व लिटरली करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन में आई गेस इट विल बी बेटर रादर देन क्रिएटिंग द टेबल।
क्या चाहता हूं मैं यहां पे कि a का वैल्यू यहां से पिक करते हैं, a का वैल्यू यहां से पिक करते हैं, कितना है ये 7b माइनस 2c के बराबर है, और उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर a का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 7b माइनस 2c। इट इज ऑल अबाउट बेसिकली सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन, नथिंग मोर देन दैट, राइट। वेरिएबल कम होने से हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर बिल्ड हो रही है, इसलिए यहां पर ही काम कर रहे हैं। सो यहां पे आ जाएगा 8b और साथ में आ जाएगा आपका यहां पे माइनस c है, जो उस तरफ जाके c बचेगा। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो इन दोनों की मदद से ही हमने जनरेट करी है। एंड नाउ आई गेस नाउ वी आर बेसिकली इन अ पोजीशन जहां पे हम इस सिंगल इक्वेशन की मदद से हम क्या कर पाएंगे, अपने एबीसी के ऊपर कंडीशंस बेसिकली डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, समझे क्या, आपका काम क्या है, यहां पे जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म अगर आपने लिखा है तो ऑलरेडी यहां पर एक कंडीशन के साथ में ही हम यहां पे अपना जनरल टर्म हमेशा लिखते हैं, तो इसको तो भूलना ही नहीं है। ठीक है ना, कि जो भी आपने पावर्स यहां पे इंडिविजुअली ब्रेक करके यूज करी है उन सब का सम आपका n के बराबर ही आना चाहिए। दूसरा, रिक्वायरमेंट को मैच करो, रिक्वायरमेंट को मैच करके आपकी फिर से इक्वेशन बनी है, इनको सॉल्व करके आपको एबीसी समहाउ निकालने हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है ना, अब सुनो, आप अगर यहां पे सबसे पहले सी का वैल्यू पकड़ते हो तो सी का वैल्यू आप कितना ले सकते हो जल्दी बताओ, या पहले बी का वैल्यू लें। बी का वैल्यू अगर आप लेते हो तो आप यहां पे बी का वैल्यू 0 ले सकते हो क्या, इस तरह से हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है ना, बी का वैल्यू क्या मैं 0 ले सकता हूं, बी का वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो सी का वैल्यू मुझे -5 करना पड़ेगा, लेकिन सी का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। हम यहां पे जो भी एबीसी कंसिडर कर रहे हैं उनके यहां पर नीचे फैक्टर्स यूज कर रहे हैं, ये सारे वैल्यूज आपके 0 या 0 से बड़े कोई इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है ना, सो बी का वैल्यू 0 इसका मतलब नॉट अलाउड। बी का वैल्यू क्या 1 अलाउड है, बी का वैल्यू 1 हमें यहां पे चल जाएगा, क्यों चल जाएगा, क्योंकि उससे आपका सी का वैल्यू 3 निकलता है। ठीक है ना, बी का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो सी का वैल्यू 3 निकलता है, लेकिन क्योंकि इन तीनों का सम 5 के बराबर आना चाहिए तो ए का वैल्यू फिर से 1 निकलता है। सो दिस डेफिनेटली इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस व्हिच इज वर्किंग प्रीटी फाइन फॉर अस। लेकिन क्या मैं बी का वैल्यू 2 भी ले सकता था क्या, बी का वैल्यू अगर मैं यहां पे 2 लेता हूं तो ये 16 बनेगा, 16 माइनस 5 आपका 11 बनेगा, सी का वैल्यू 11 नहीं हो सकता, क्योंकि आपका यहां पर जो इन तीनों का सम है वो है ही 5 के बराबर। सो वी कैन नॉट गेट एनी ऑफ दीज वैल्यूज मोर देन 5। ऑलराइट, सो दिस इज द ओनली कॉम्बिनेशन विच यू आर गेटिंग, एंड ये अगर आपका फाइनल कॉम्बिनेशन है तो आप काफी इजीली क्या बता सकते हैं, अपना अब जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू बता सकते हो। राइट, क्योंकि आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो बनेगा तो यही वाला ब्रैकेट। बाकी आपने एबीसी चुने ही इस तरीके से हैं, सिलेक्ट इस तरीके से किए हैं कि आपको वैल्यू कैसे मिल जाएगी, 0 के बराबर यहां पर पावर में मिल जाएगा। देखो यहां पर बी का वैल्यू आपने 1 डाला तो -7 आ रहा है, ए का वैल्यू 1 डाला तो -6 आ रहा है, एंड देन सी का वैल्यू आपने यहां पे 3 डाला तो -6 एंड +6 आपका 0 आ रहा है। ठीक है ना, हमने क्योंकि इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके अपनी एबीसी की वैल्यूज निकाली है। बट नाउ द फाइनल आंसर बेसिकली विल बी जब मैं यहां पर इनको इस्तेमाल करवा लेता हूं। ठीक है ना, तो अगर मैं यहां पे इस्तेमाल करूं तो 5 फैक्टोरियल के नीचे कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल के नीचे ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है 3। ऑलराइट, वो यहां पे लिख दिया। फिर यहां पे ए का वैल्यू है 1 एंड देन सी का वैल्यू है 3। ऑलराइट, सो दैट्स इट, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए। नॉट डिफिकल्ट, राइट, ये आपका काफी इजी सेक्शन है, इसको अच्छी तरीके से समझ लें सारे बच्चे। सो यहाँ पे 5 × 4 बचना चाहिए, उसके साथ में 2 है, एंड देन हमारे पास में 27 है। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमें बेसिकली नोटिस करना है कि फाइनल आंसर हमारा कितना बनता है। ठीक है ना, सो 10 तो आ ही रहा है, लेकिन 10 के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या है 52 एंड देन 52 108। ऑलराइट, 52 सॉरी, हाँ 54 के साथ में 108, तो 1080 बेसिकली इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर फिर बनना चाहिए। राइट, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन मतलब आपका करेक्ट माना जाएगा। डन है। सो मतलब पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में ज्यादा फर्क तो नहीं लगा आपको, है ना। पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास में 3 टर्म्स थे, तीनों टर्म्स के लिए हमने यहाँ पर पावर कंसिडर करी, उसकी मदद से हमने यहाँ पर अपना जनरल टर्म लिखा। जनरल टर्म की कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, जो हमें यहाँ पे गिवन कंडीशन थी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें पता चला कि यार ये आपकी इक्वेशंस फर्दर सेटिस्फाई होना चाहिए, तो यहाँ से अल्फा बीटा हमें पता चल गए थे। सिमिलर क्वेश्चन आपका ये भी है, जहां पर हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की बार 0 निकालना था, तो हमने यहाँ पर कोएफिशिएंट 0 करने के लिए, एक्स की बार 0 बनाने के लिए पावर को यहाँ पर 0 बना के एक और कंडीशन डेवलप कर ली थी। ठीक है, लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर है ना और प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हाट अबाउट दिस वन, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की बार 7 इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेंशन। क्या कर सकते हैं अगेन, है ना, जब भी आपको यहाँ पे मल्टीनोमियल नजर आता है आपको जनरल टर्म से ही स्टार्ट करना है। सो 10 फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, आई कैन सी 3 टर्म्स। सो तीनों टर्म्स के पावर में एक एक करके हम यहाँ पे पावर प्रोवाइड करेंगे, है ना। पहले वाले को a दे दिया, दूसरे वाले को b दे दिया, तीसरे वाले को c दे दिया। ठीक है ना,
और उसके साथ में फैक्टोरियल भी हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं. सो व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू फर्दर सेपरेट आउट द कांस्टेंट टर्म्स अलग से. तो a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल हम यहाँ पे नीचे ले सकते हैं, लेकिन -1 की पावर b is something that we are isolating and then 2 की पावर c is also something that we want to keep along as a constant. ठीक है ना. सो अब यहाँ पे x की पावर में आप देखोगे तो सारी चीजें मर्ज हो जाएंगी. यहां से आपको x की पावर में b मिल रहा है, यहां से आपको x की पावर में 3c मिल रहा है, राइट. सो दिस इज आवर जनरल टर्म. लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है, ऑब्वियसली हमने ABC क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट करके यूज किए हैं. सो ABC का स्प्लिट आया कहां से है, आपके टोटल 10 में से ही आया है ना. ये जो आपका पावर 10 था उसी के हमने यहाँ पे टुकड़े करके इस तरह से यूज करना स्टार्ट किया है. सो दिस इज अवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन. और ऐसे ही अब यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन कैसे बनेगी, जब मैं अपनी रिक्वायरमेंट को मीट करने की कोशिश करूंगा. सो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे कोएफिशिएंट x की पावर 7 का निकालना है. सो अभी मुझे x की पावर में क्या नजर आ रहा है, मुझे x की पावर में अभी यहाँ पे b+3c नजर आ रहा है. मतलब इसकी वैल्यू 7 करवाना जरूरी है, राइट. रिक्वायरमेंट के हिसाब से b+3c को 7 करवाना जरूरी है. डन. इसको भी सेव करके रख लेते हैं एज अवर सेकंड इक्वेशन. सो हमारे पास में अब फिर से वैसे ही कुछ सिचुएशन है कि हमारे पास इक्वेशन तो 2 ही है लेकिन वेरिएबल 3 है. सो लेट अस सी इफ वी आर एबल टू जनरेट मोर देन 1 केसेस. सो अगेन लेट अस ट्राई टू बी मोर सिस्टमैटिक ओवर हियर. आपके ए बी सी के वैल्यूज क्या होनी चाहिए हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, राइट. सो आपके यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनते हैं उनको हम अगर देखना स्टार्ट करना चाहते हैं, देन एक बेसिक थंब रूल आप यहां पर बना सकते हो कि आपके लिए चीजें आसान कैसे हो सकती हैं. आपके लिए चीजें आसान हो सकती हैं अगर आप पहली बात तो छोटी वाली इक्वेशन से स्टार्ट करो, ठीक है ना. और छोटी वाली इक्वेशन में जो वेरिएबल बड़ा है, वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट बड़ा है वहां से स्टार्ट करो, मतलब 3c से स्टार्ट करो. सो आप यहां पे c का लीस्ट वैल्यू कितना ले सकते हो, 0 ले सकते हो. अगर आप c का वैल्यू 0 ले लेते हो तो आपका b का वैल्यू 7 फोर्सफुली हो ही जाएगा. और अगर आपका b और c का वैल्यू यहां पे डिसाइड हो चुका है कि दोनों का एडिशन 7 है तो a का वैल्यू फोर्सफुली फिर यहां पर आपको 3 करना ही पड़ेगा, ठीक है ना. वैसे ही c का वैल्यू हम यहां पे एक बार चेंज करके देखते हैं. c का वैल्यू 1 हो सकता है क्या, c का वैल्यू अगर आप 1 डालते हो तो यहां पे कैंसिलेशन के बाद में 4 बनेगा जो आपका b का वैल्यू आएगा. और यहां पे अगर आपका b और c फिक्स हो चुका है टोटल 5 तो आपको a का वैल्यू 5 के बराबर मिलना चाहिए. क्या ये कहानी का दी एंड है, नहीं. यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं. अगर आप c को यहां पे 2 लेते हो तो ये 6 बनेगा, 6 बनेगा तो उस तरफ जाके b का वैल्यू 1 आने वाला है. और अगर ये आपने ऑलरेडी 1 और 2 ले लिए हैं, 1 और 2 अगर आपने ले लिए तो आपके इसमें यहाँ पे a का वैल्यू फिर 7 बनना चाहिए, ठीक है ना. सो देयर आर चांसेस जहां पर आपको क्या मिलेगा, जहां पर आपको एक से ज्यादा कॉम्बिनेशंस मिलेंगे एंड विच इज परफेक्टली फाइन. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस, ठीक है. कि इतने सारे अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जब इसको ओपन करोगे तो कई सारी चीजें मल्टीप्लाई होंगी. तो कई बार यहाँ पर आपके पास में ये सिचुएशन बन सकता है कि x की पावर 7 3 अलग अलग जगह बन रहा होगा. एक एबीसी का कॉम्बिनेशन ये है, दूसरा एबीसी का कॉम्बिनेशन ये है, तीसरा एबीसी का कॉम्बिनेशन ये है, ठीक है ना. तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है वो अगर आप सेपरेटली देखना चाहते हैं देन लेट मी जस्ट हाईलाइट दैट, है ना. ये ऊपर वाले तीनों एक साथ हैं, ये वाले तीनों एक साथ हैं, राइट. और लास्ट वाले तीनों एक साथ हैं. तो हमें करना क्या है, हम यहां पे अब तीनों को ही इस्तेमाल करना है. कहां पे, तीनों को ही इस्तेमाल करना है इस डब्बे के अंदर. क्योंकि आप डब्बे के बाहर अगर देखोगे तो आपको x की पावर 7 बनते हुए ही नजर आने वाला है. इसके अंदर कोई यहां पे कोई खास बात है ही नहीं, क्योंकि हमने b+3c का वैल्यू 7 के बराबर ही सॉल्व किया है. सो जो भी हम b और c के कॉम्बिनेशन ले रहे हैं उसकी मदद से x की पावर 7 तो बनेगा ही. कोएफिशिएंट कितना बन रहा है दैट इज टू बी डिस्कस्ड, राइट. सो अगर मैं सबसे पहला कॉम्बो डालता हूं 370 तो कितना आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल. इसके साथ में और कितना है, इसके साथ में -1 की पावर b मतलब -1 की पावर 7 है एंड उसके साथ में 2 की पावर c मतलब 2 की पावर 0 है, राइट. ये बनता है आपका पहला टर्म. दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो क्या आपको निकाल के दे रहा है 10 फैक्टोरियल के साथ में यहाँ पे 5 4 एंड 1 का इस्तेमाल करना है. सो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. उसके साथ में -1 की पावर b है तो यहाँ पे 4 आएगा एंड देन आपका जो 2 है उसकी पावर में c है तो यहाँ पे 1 आएगा, राइट. ये आपका सेकंड टर्म हो गया. और ऐसे ही थर्ड टर्म हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो 10 फैक्टोरियल के नीचे इस बार कितना आएगा 7 1 एंड 2 आएगा. सो 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल और साथ में आपको क्या मिल रहा है -1 की पावर b और b का वैल्यू कितना है 1 के बराबर है एंड 2 की पावर में c और c का वैल्यू आपका 2 के बराबर है. डन. सो इस तरह से आपके जो तीनों टर्म्स आपने यहां पर लिखे हैं इनको आप कैलकुलेट कर लो. कैलकुलेट करोगे तो यहां पर देखो कैंसिलेशंस में क्या क्या आपको इजी सिंप्लीफिकेशन मिल रहे हैं. 7 फैक्टोरियल से कैंसिल करके मेरे पास में यहाँ पे 10 9 8 बचेगा, ठीक है ना.
सो मेरे पास में 10, 9 एंड 8 बचा है। नीचे मेरे पास में 3 इंटू 2 है, साथ में मेरे पास में एक -1 है क्योंकि यहाँ पे ऑड पावर है और यहाँ पे 2 तो देखो नहीं है। प्लस अगला वाला टर्म अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो यहाँ पे कैंसिलेशन तक करने जाने के लिए 5 फैक्टोरियल कैंसिल कराने के लिए मुझे कहां तक जाना पड़ेगा? 10, 9, 8, 7, 6। 5 फैक्टोरियल ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाता है, नीचे बचता है 4 फैक्टोरियल विच इज बेसिकली 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड देन आगे मल्टीप्लीकेशन में क्या है? -1 तो आप यहां पे जाने दो, -1 तो आपका पावर क्योंकि इवन है तो यहां से गायब हो जाएगा। 2 की पावर 1 डेफिनेटली आपको बचा हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है ना। एंड लास्ट वाला जो आपका टर्म है इसके अंदर 7 फैक्टोरियल कैंसिल कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 10, 9 एंड 8, 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, नीचे आपके इसमें यहां पर 2 बचेगा एंड आगे आपका यहां पे फिर से माइनस साइन बचेगा एंड देन 4 भी आएगा। ऑलराइट, सो ये जो भी है इसको कैलकुलेट करो, यही आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर होता है? सो टेबल बनाने से क्या होता है, चीजें आपके यहाँ पर थोड़ी सिस्टमैटिक हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे केसेस वगैरह काउंट करने में हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज इट। आपको यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर करना है बट बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है शायद। एक बार देख लेते हैं कैंसिलेशंस में क्या क्या जा रहा है। सो वी हैव बेसिकली 3 से कैंसिलेशन एंड 2 से कैंसिलेशन। 2 के बाद में यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पर आपका 3 बचेगा। यहाँ अगर आप देखते हैं तो वी हैव कैंसिलेशन फॉर 2 विच इज डायरेक्टली हैपनिंग। 3 के साथ में आपको यहाँ पे 2 बचता हुआ नजर आएगा, 4 के साथ में यहाँ पे 2 बचता हुआ नजर आएगा। सो दिस इज ऑल्सो डन। यहाँ पे आपका जो 2 है इसके साथ में कैंसिल करके 2 बना लेते हैं। सो बेसिकली एक टर्म है जो पॉजिटिव साइन के साथ में, 2 टर्म्स नेगेटिव साइन के साथ में है एंड व्हाट कैन वी टेक कॉमन, है ना। अगर कुछ वैल्यूज कॉमन ले पाए तो काफी बढ़िया हो जाएगा। तो क्या हम 40 कॉमन ले लें एटलीस्ट? 10 है एंड यहाँ से 4 है तो -3 बचेगा। फिर उसके बाद में आपके उसमें यहाँ पे 10 है, यहाँ पे ये दोनों मिला के 4 है तो ये दोनों चीजें आपके यहाँ पर बच जाएगी विच इज 63। एंड वहां अगर आप देखते हैं तो माइनस साइन के साथ में क्या है, आपका 10 निकल गया है और यहां से एक 4 निकल गया तो ये 2 है, वो भी 2 है तो ये आपका मिलके कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स इट। इसको सिंप्लीफाई करना है और अपना फाइनल आंसर बताना है। सो व्हाट वी हैव इज बेसिकली 40 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में 63 माइनस 39 तो ये हो जाएगा आपका 24। तो 40 इंटू 24 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, मतलब 960 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बनता है, राइट। मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। डन। मल्टीनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म अगर आपको लिखते आ गया है, आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि अभी तक हमने कोई भी अपने अप्रोच में बदलाव नहीं किया है, ठीक है ना। हार्डली यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस, जो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने वाला है शायद वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग फील हो सकता है, बट मोस्टली आपके यहाँ पे सवाल जो है ना 90% ऑफ द क्वेश्चंस विल रिवॉल्व अराउंड राइटिंग द जनरल टर्म एंड देन एनालाइजिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ऑलराइट, सो इस सवाल को देखो यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा बेटर हुआ है, यहाँ पर सवाल थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। 1 + x स्क्वायर की पावर अगर आप 10 ओपन करते हो तो ये कह रहे हैं कि आपके पास में कई सारे यहाँ पे टर्म्स आएंगे, आपके इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी आएगी जिसको आपने a0 से रिप्रेजेंट किया है। आपके इसमें x की पावर 20 जैसा भी कोई एक टर्म आने वाला है। कब आएगा? जब आप 10 की 10 पावर बेसिकली x स्क्वायर को दे दोगे, बाकी दोनों को कुछ भी नहीं दोगे, तो आपके पास में यही बनने वाला है, ठीक है ना, x की पावर 20 बनने वाला है। सो लिखा इन्होंने एकदम ठीक है, लेकिन अब हमें जो वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना, या जिस इक्वेशन में हमें यहाँ पे काम करना है वहां पे आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर यहाँ पे a2 अलग से कैलकुलेट करना है। सो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आपका जो सवाल है बेसिकली 2 पार्ट्स में सॉल्व होगा, राइट। एक आपका कॉन्सेप्ट है जहां पे हम बेसिकली इन ऑड लोअर इंडाइसेस वाले वैल्यूज को, है ना, डील कर रहे होंगे, राइट। a1, a3, a5 इस तरह के ऑल्टरनेट वैल्यूज अगर मुझे चाहिए तो एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर पता है, ठीक है ना, जहां पे हम क्या करते हैं 1 एंड -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। 1 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं इस गिवन इक्वेशन में तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? 1 1 1, मतलब यहां पे 3⁻10 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में अगर मैं देखता हूं तो राइट हैंड साइड में 1 डाल के मेरे पास में सिंपली a0, a1, a2, a3 इस तरह से सारे टर्म्स आते जाएंगे एंड देन a19, a20, है ना, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, राइट। सो वंस दिस इज डन, एक बार आपको यहां पे ये सारे टर्म्स मिल रहे हैं तो आप ऐसे ही क्या करोगे, एक बार x की जगह -1 डालने की कोशिश करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा तो ये 1 की पावर 10 बेसिकली बनेगा जब मैं -1 डालूंगा तब, ठीक है ना। तो यहां पर हमने x की वैल्यू 1 डाली है, यहां पर हमने x की वैल्यू -1 डाली है, ठीक है। ऑलराइट, ये भी हम लिख लेते हैं अलग से। सो 1 और -1 अगर हम यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? अब यहाँ पे मिल जाएगा a0 लेकिन -a1 मिलेगा, प्लस a2 -a3 मिलेगा, राइट। ऐसा करते करते -a19 मिलेगा लेकिन प्लस a20 मिलेगा। तो मुझे करना क्या है? मुझे तो बेसिकली
मुझे तो यहां पर जो है अपने ऑड वाले वैल्यूज को बचाना है। ऑड वाले वैल्यूज को अगर मैं बचाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, यहां पे सब्ट्रैक्शन करवाऊंगा क्या? जल्दी बताओ, क्या मैं यहां पे सब्ट्रैक्शन कराऊं? ऑलराइट, सब्ट्रैक्शन अगर आप कराते हो तो यहां पर आपको 3 - 1 मिलेगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्शन करा कि ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये a1 दो बार आएगा, a3 दो बार आएगा, a19 दो बार आएगा, तो 2 कॉमन निकाल के आपके इसमें यहां पे a1 प्लस a3 प्लस ऐसा अप टू a19 ये वाले आपके टर्म्स बच जाएंगे, जैसे कि एग्जैक्टली आपको यहां पर रिक्वायरमेंट थी। तो एक स्टेप तो हमने यहां पे इसका मतलब कंप्लीट कर लिया है कि ये जो हमारा s का वैल्यू निकल कर आ रहा था वो कितना आ गया है, 3 - 1/2 के बराबर आ गया है। ठीक है ना, 3 - 1 को हम क्या कर सकते हैं, a² - b² भी कर सकते हैं। ठीक है ना, सो 3 - 1 इंटू 3 - 5 + 1/2 ये जो आपका क्रिएट हुआ है दैट इज एक्जैक्टली योर ब्रैकेट a1 प्लस a3 प्लस a5 ऐसा करते करते a19 तक। ऑलराइट, समझ पा रहे हैं यहां पर हमने क्या किया है? तो ये कितना आ जाएगा, 243 - 1 243 + 1। राइट, एंड फाइनली इसका आंसर भी यहां पे लिख लेते हैं सो दैट हम फिर यहां पे a2 के कैलकुलेशन के लिए आगे यहां पर जो है काम करेंगे, मेहनत करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, सो यहां पर आपके इसमें आ गया है कितना, ये आ गया है 243 इंटू 243 - 1 है। राइट, सो 242 आएगा, एंड देन 243 + 1 है तो 244 आएगा। नीचे आपके इसमें कितना है, यहां पर आपके इसमें 2 है। राइट, एंड देन अगर आप यहां पे डिवाइड कर देते हैं 2 से तो आप इसको 121 बोल सकते हो। सो ये बन रहा है बेसिकली ब्रैकेट के अंदर 121 एंड देन 244। राइट, सो लेट अस कीप इट राइट देयर, है ना। इसको थोड़ा सा यहां पर अभी रोक के रख लेते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमने सॉल्व करके रख लिया है कि ये जो आपका ब्रैकेट है, ये जो आपका डब्बा है, दिस इज बेसिकली दिस वैल्यू। a2 का वैल्यू अगर मैं यहां पे निकालना चाहता हूं तो a2 आप यहां पे देख सकते हो कि x² का कोएफिशिएंट है। सो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज समथिंग दैट वी कैन कैलकुलेट, उसमें हमें दिक्कत नहीं है। राइट और नॉट? कैसे कैलकुलेट करेंगे, जनरल टर्म लिख के कैलकुलेट करेंगे। जनरल टर्म आपके इस एक्सप्रेशन का क्या बनता है, नाउ इट शुड फील लाइक अ सेपरेट क्वेश्चन, 10 फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल, जहां पे 1 की पावर में हमने यहां पे a लिया है, x की पावर में हमने b लिया है और x² की पावर में हमने c लिया है। ठीक है, चाहिए क्या हमें यहां पे, हमें चाहिए कि यार x की पावर में हमें अल्टीमेटली 2 मिलना चाहिए। राइट, सो 10 फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल और x की पावर में यहां पे b + 2c आएगा। सो दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है कंक्लूड करना कि आपका a + b + c तो देखो 10 होना ही चाहिए। राइट, क्योंकि आपके पावर्स का ही स्प्लिट है ना, तो यहां पे n के बराबर वैल्यू आपकी आनी चाहिए, तो मिनिमम कंडीशन है। लेकिन उसके साथ साथ अब जो पूछा गया है a2 की वैल्यू निकालने के लिए, उसके लिए आपको b + 2c को क्या करना पड़ेगा, b + 2c को आपको 2 के बराबर, b + 2c को आपको 2 के बराबर करना पड़ेगा। राइट, सो व्हाट कैन वी डू, अगर मैं यहां पे फिर से ABC का एक सिस्टमैटिक टेबल बनाने की सोचता हूं, सो मेरे पास में क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं। आई कैन डेफिनेटली टेक c का वैल्यू इक्वल टू 0। c का वैल्यू अगर मैं यहां पे 0 लेता हूं तो आपका b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एंड देन अगर ये दोनों डिसाइड हो चुके हैं 2 और 0, तो आपका a का वैल्यू 8 के बराबर आ जाएगा। अगर c का वैल्यू मैं 1 पकड़ के चलता हूं तो आपका b का वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब यहां पे a का वैल्यू आपका 9 के बराबर आ जाएगा। राइट, सो अगेन समथिंग दैट कैन बी डन। दो अलग अलग तरीके से आप यहां पर, है ना, इस एक्सप्रेशन तक पहुंच पा रहे हैं। सो दैट्स फाइन फॉर अस। लेकिन अब वैल्यू निकालने का समय आ चुका है कि यार ये वैल्यू होगी कितनी, तो वैल्यू के लिए क्या कैलकुलेशन करना है, ये वाला कैलकुलेशन बस आपको करना है। राइट, 2 बार करना है। ऑलराइट, देयरफॉर a2 अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करना चाहूं तो वो कितना आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन ABC के फैक्टोरियल, मतलब 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल प्लस अनदर पॉसिबिलिटी इज 10 फैक्टोरियल अपॉन, यहां पे आ जाएगा 9 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 इंटू 9/2 बनता है, यहां पे 10 बनता है बस। ठीक है ना, क्योंकि 9 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपके इसमें कितना वैल्यू आ जाएगा, 55 वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55। राइट, सो नाउ सिंस वी हैव दिस वैल्यू आल्सो यूजिंग द आइडिया ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, अब इस LHS को कैलकुलेट करके इस राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। सो नाउ आवर LHS पार्ट इज नथिंग बट ये वाला वैल्यू जो यहां पे कैलकुलेट होके आ चुका है, -11 टाइम्स ऑफ a2 जो यहां पर कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है ना, मतलब ये आ जाएगा 121 इंटू 244 एंड देन -11 इंटू 55।
सो 55 भी क्या है, 55 बेसिकली आपका 11 इंटू 5 है, तो मतलब यहाँ पे 121 है, यहाँ पर भी 121 है। सो 121 वी कैन टेक कॉमन, एंड 121 अगर आप कॉमन निकालते हो तो अंदर यहाँ पे 244 बचता है, यहाँ पे -5 बचेगा, एंड ओवरऑल फिर 121 के साथ में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको बेसिकली 239 मिलने वाला है, ठीक है ना। एंड यही फिर आपका के का वैल्यू हो जाएगा। सोचो, आपको बोला है कि एलएचएस वाली वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इट कैन बी रिटन एज 121 इंटू समथिंग। सो 121 इंटू समथिंग में आपका समथिंग का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 239 के बराबर बनता है, राइट। मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए। बेटर था ये वाला सवाल, जहां पर थोड़ा सा इनिशियल थॉट आपके जो +1 -1 डालने वाला यहां पर आइडिया है वो भी इस्तेमाल हो गया है। लेकिन A2 अगेन निकालना आसान था क्योंकि आपके यहाँ पर नंबर्स छोटे हैं, तो बहुत ज़्यादा केसेस नहीं बन रहे हैं, 2 ही केसेस में हम यहाँ पर अपने पूरे कंडीशन को समेट पाते हैं। ऑलराइट, एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल जो आपको यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग लगेगा, एंड ये आपको विद प्रैक्टिस यहां पर धीरे धीरे दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन कभी भी आपको अगर इस तरह से मिलता है कि आपका जो कोई मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन है वो सिग्मा के बराबर यहां पर दिया हुआ है, एंड अल्टीमेटली आपके यहां पे जो कुछ कोएफिशिएंट्स है उनका रेशियो वगैरह पूछा है, राइट। So you can basically take this question as an inspiration and try to solve those kind of questions. Important यहां पर क्या है देखना मैं आपको बताता हूं। आप अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपके जो यहां पर ये कोएफिशिएंट्स हैं A7 और A13, इनके लोअर इंडाइसेस का जो सम आ रहा है, लोअर इंडाइसेस का जो सम आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 20 के बराबर आ रहा है। 20 हमारे लिए स्पेशल है क्या, देखिए यहां पर आपका ये 0 से लेकर 20 तक जा रहा है, यहां पे भी 10 है। हाईएस्ट पावर अगर मैं देखता हूं तो यहां पर x स्क्वायर की पावर 10 बनेगा, तो फिर से यहां पर 20 बनेगा। सो 20 हमारे लिए स्पेशल डेफिनेटली है। मतलब ये जो A7 और A13 का इसने रेशो पूछा है, ये रैंडमली नहीं पूछा है ना, ये कुछ जानता है कि किया जा सकता है। हमें भी यही चीज जाननी है कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि एक तरीका तो ये है कि हम ये बोले कि देखो सर पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को A2 बोला था, यहां पर भी हो तो वही रहा है ना। आप यहां पे इसको अगर ओपन करके लिख लोगे, पिछले क्वेश्चन में ओपन करके नहीं लिखा था, ये वाले क्वेश्चन में ओपन करके लिख लोगे, तो इस क्वेश्चन में ओपन करके नहीं लिखा है, पिछले क्वेश्चन में ओपन करके लिखा था, इस क्वेश्चन में भी ओपन करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। आर की वैल्यू एक एक करके डालना स्टार्ट कर दो। सो यू विल रियलाइज दिस कि A7 मतलब x की पावर 7 का कोएफिशिएंट है, A13 मतलब x की पावर 13 का कोएफिशिएंट है, एंड यू शुड ट्राई इट, है ना। जब आप ट्राई करोगे तो आपको फील होगा कि नहीं यार, जब मैं यहां पे अपने कोएफिशिएंट्स के लिए इस तरह के केसेस बनाऊंगा तो पहली बात तो नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आएंगे, एंड उन केसेस के साथ में जब मैं इस तरह की कैलकुलेशन करूंगा तो कैलकुलेशन भी काफी बुरी निकलने वाली है, ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े आपके यहां पर नंबर्स आएंगे। सो ये जो क्वेश्चन बना है ये इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से सॉल्व होने के लिए बना नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर ये आपको A8/A13 बोलता ना, मतलब एनीथिंग जिसके अंदर आपके लोअर इंडाइसेस का सम 20 नहीं बन रहा है, तो मतलब ये क्वेश्चन बनाने वाला भी चाहता है कि आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करो। लेकिन क्योंकि इसने यहां पे बहुत ही स्पेसिफिकली ऐसे कोएफिशिएंट्स का रेशियो पूछा है जिनको ऐड करके 20 आ रहा है, सो हियर वी हैव वन ऑफ द अप्रोचेस जो आपने सीखना चाहिए। ऑलराइट, आइडिया ये है कि हम x को रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे नंबर के साथ में। कई सारे क्वेश्चंस में आप x को 1/x की मदद से रिप्लेस करोगे, कई सारे क्वेश्चंस में x की जगह 1/x डालोगे, ठीक है ना, और फिर आगे यहां पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे। ये क्वेश्चन थोड़ा और बेटर है, इस क्वेश्चन में हम x की जगह 2/x रिप्लेस करेंगे तो हमें फायदा मिलेगा। सो मैं आपको लिटरली करके ही दिखा देता हूं कि फायदा क्यों मिलेगा, ताकि आप रिलेट कर पाओगे कि ओके दिस इज द रीजन कि हमने 2/x यहां पर रिप्लेस करने का सोचा, ठीक है ना। अगर मैं x को रिप्लेस करता हूं 2/x के साथ में, राइट, सो क्या होगा, मेरे पास यहां पे जो LHS आएगा, इनफैक्ट RHS भी आएगा, क्योंकि अगर मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूं तो दोनों साइड करेंगे। इस तरफ अगर रिप्लेस किया तो उस साइड भी मुझे यहां पे रिप्लेस करना होगा, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा आपका 2 × 2/x का होल स्क्वायर, साथ में आ जाएगा 3 × 2/x, एंड साथ में आ जाएगा आपका 4, और इसकी पावर में कितना है, इसकी पावर में आपको 10 मिल रहा है। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो सिग्मा के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, r की वैल्यू 0 से लेकर 20 तक आपको मिल जाएगा r, यहां तक तो ठीक है, लेकिन x की प्लेस में मैंने यहां पे 2/x रिप्लेस कर दिया है, सो 2/x की पावर r आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करके थोड़ा एलसीएम लेने की ट्राई कर सकते हैं। तो यहां पे 8 आएगा, उसके साथ में आपको 6x मिलेगा, साथ में आपको यहां पे 4x² मिलेगा, एंड नीचे आपको यहां पे x² मिलने वाला है।
ओवरऑल आपकी पावर में कितना है 10 है। राइट हैंड साइड में अगर आप यहाँ पे चीजें स्प्लिट करके लिखना चाहें तो r इक्वल टू 0 से लेकर 20 तक AR एंड देन यहाँ पे 2 रेज टू R एंड देन X रेज टू R, ऐसा इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, ये सुनो, है ना, ये तीनों के तीनों इवन नंबर है तो 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 रेज टू 10 बाहर आएगा। यहां अगर आप देखोगे तो आपके इसमें एक आएगा 4, एक आएगा 3x और एक आएगा 2x स्क्वायर, जिसकी पावर में आपको 10 मिल रहा है। एंड नीचे जो आपके इसमें यहां पे टर्म है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, x स्क्वायर की पावर 10 मतलब इसको x की पावर 20 बोल लेता हूं। ठीक है ना। राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हो तो आपके इसमें यहां पे जो टर्म्स हैं, क्या मैं उनके अंदर इन दोनों टर्म्स को भेज सकता हूं क्या? सोचो जरा जल्दी से। और यहीं से आपका सवाल बेसिकली अब बहुत ही शानदार बिल्डअप हो चुका है। क्या रीजन था यहां पे 2/x रिप्लेस करने का, वो आपको ऑलरेडी यहां पर जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ध्यान से देखने की कोशिश करूं। आपने जब यहां पे एलसीएम लिया, जब आपने 2 कॉमन निकाला तो आपको जब यहां पे ये ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, दिस एग्जैक्टली द ब्रैकेट जहां से हमने स्टार्ट किया था। सो ये जो अप्रोच है ये आपकी लगाने का यहां पे जो मेन इंटेंट होता है वो क्या है कि हमने कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट करना है कि ब्रैकेट फिर से वही बन जाए जहां से हमने बिगिन किया था। ओके, सो 2/x इज बेसिकली गिविंग अस दैट फैसिलिटी, इसलिए हमने 2/x इस क्वेश्चन में सिलेक्ट किया है। अगर 1/x वो फैसिलिटी दे रहा होता तो हम 1/x सिलेक्ट करते हैं, अगर √2/x वो फैसिलिटी दे रहा होता तो हम √2/x सिलेक्ट करते हैं, अगर -1/x वो फैसिलिटी दे रहा होता तो -1/x सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट क्या करना है रिप्लेसमेंट के लिए, वो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन यहां पर जो है चेक करके देखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो हम यहां पे फायदा क्या उठा रहे हैं, अगर मैं x की बार 20 इस तरफ ला रहा हूं तो मैं इसको सिग्मा के अंदर इसलिए भेज सकता हूं क्योंकि सिग्मा का वेरिएबल r है। सो x की पावर 20 कैन बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट और उसको मैं अंदर भेज सकता हूं। सिमिलरली 2 की पावर 10 भी आपका कांस्टेंट है, उसको मैं अंदर भेज सकता हूं। सो आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है दैट इज बेसिकली 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एंड उसकी पावर में आ जाएगा 20 एंड राइट हैंड साइड सॉरी कितना आ जाएगा पावर में 10 एंड राइट हैंड साइड में आ जाएगा सिग्मा के अंदर r की वैल्यू 0 से लेके 20 तक। अंदर क्या क्या आने वाला है, AR तो देखो आ ही रहा है, फिर यहां पे 2/10 अगर नीचे आएगा, सो ओवरऑल यहां पे आपके इसमें कितना आ जाएगा 2r-10। इज दैट फाइन। और ये जो x की पावर 20 है ये ऊपर आएगा तो x की पावर 20 और नीचे है x की पावर r, तो यहां पे x की पावर में 20 - r बनने वाला है। ठीक है, ये हमने कर दिया यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्योंकि हमने जहां से स्टार्ट किया है वो तो इस सिग्मा की मदद से रिप्रेजेंटेड है, तो यूजिंग क्वेश्चन मैं क्या कर सकता हूं, अब LHS में रिप्लेसमेंट करवा सकता हूं यूजिंग क्वेश्चन जो हमें यहां पे ऑलरेडी देख रखा है। हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ये तो इसी सिग्मा की वैल्यू है, सिग्मा AR एंड x की पावर r की वैल्यू 0 से लेके 20 तक, और ये इसके बराबर अभी अभी हमने प्रूव किया, मतलब ये दोनों चीजें आपस में बराबर होना चाहिए। ये जो सिग्मा के आपके यहां पे एक्सप्रेशन है ये एकदम डिट्टो बराबर है। सो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी ओपन करेंगे तो बहुत सारे यहां पर जो है आपके x के टर्म्स आने वाले हैं, उसके साथ में कोएफिशिएंट्स आने वाले हैं, वैसे राइट हैंड साइड में भी होने वाला है, राइट। लेकिन अगर ये सेम ही चीज है तो कोएफिशिएंट की वैल्यू दोनों साइड से सेम आना चाहिए ना, तो हम यहां पे किसका कोएफिशिएंट स्टडी करें ये आपको बेसिकली अब डिसाइड करना है। एंड वो हम यहां पे डिसाइड कर सकते हैं लेट अस से x की पावर 7, क्योंकि a7 क्या है, a7 आपका x की पावर 7 का कोएफिशिएंट है। सो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 अगर मैं स्टडी करना चाहता हूं, सो मुझे क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में x की पावर 7 अगर मैं यहां पे बनाना चाहता हूं तो मुझे r की वैल्यू 7 लेनी पड़ेगी। r की वैल्यू अगर मैं यहां पे 7 लेता हूं तो कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में कोएफिशिएंट का वैल्यू, ऑब्वियसली a7 हो जाएगा। लेकिन अब ये राइट हैंड साइड वाले x की पावर 7 के कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन आपस में बराबर है तो x की पावर के 7 के कोएफिशिएंट्स भी बराबर होंगे। अब लेकिन यहां पे अगर मुझे x की पावर 7 बनाना है तो मुझे r की वैल्यू 13 लेनी पड़ेगी, समझे। दैट इज द रीजन कि यहां पर हम कह रहे थे कि यार ये स्पेशल है। ऑलराइट, सो अगर आप r की वैल्यू 13 लेते हो ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि आपके पास में x की पावर 7 आएगा। एंड अब यहां पे आप देख सकते हो कि दिस इज द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दैट वी गेट। बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। आप इस तरह से अगर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देन दिस इज द इंटेंशन कि ये सवाल आपसे पूछा गया है। ऑलराइट, ये सवाल ऐसे ही सॉल्व करने के लिए बनाया गया है।
इस सवाल में हम पिछले वाले अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसी बुरी कैलकुलेशन आएगी कि आप उसको कैलकुलेटर से भी नहीं करना चाहोगे, इतनी बुरी कैलकुलेशन आने वाली, ठीक है ना। सो यू शुड गिव इट अ ट्राई, मैं तो कह रहा हूं, ठीक है ना, कि आप करके देखो, A7 निकाल के देखो, A13 निकाल के देखो, ठीक है ना। सीधे सीधे आंसर आ चुका है कि आपका रेशो 8 के बराबर है, ठीक है ना। ये क्यों है? क्योंकि हमने सॉल्व करने का तरीका एकदम थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। ऑलराइट, क्या यूज कर रहे हैं यहां पे? रिप्लेसमेंट मेथड बेसिकली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इज दैट फाइन? एक्स के प्लेस में 2/x जैसे मैं यहां पे रिप्लेस किया, तो मैंने यहां पे जब चीजें थोड़ी और सिंप्लीफाई करी तो मेरे पास फिर से वही ब्रैकेट आ गया जहां से हमने स्टार्ट किया था। दैट्स वाई उस ब्रैकेट की जगह यहां पर मैं क्वेश्चन में दिया गया सिग्मा को रिप्लेस कर पा रहा हूं। एंड नाउ आई कैन सी कि यार दोनों सिग्मास अगर बराबर है तो यहां पर दोनों ही साइड जो आपके यहां पे टर्म्स ओपन होंगे उसके अंदर किसी भी कोएफिशिएंट को पकड़ सकता था। कोएफिशिएंट अगर मैं यहां पे x की बार 6 पकड़ लेता तो राइट हैंड साइड में क्या आता? फिर यहां पे 14 आता, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आपका यहां पे 6 और 14 का होता तो भी यही अप्रोच आपकी काम कर जाती। क्वेश्चन अगर A5 और A15 का होता तो भी यही आपकी इक्वेशन होल्ड कर जाती, यही आपका सॉल्व करने का तरीका होल्ड कर जाता। बस यहां पे एंड में आके आपका जो यहां पे डिस्कशन है वो चेंज होगा कि आपको चाहिए क्या है ना, उसके हिसाब से आप यहां पर बेसिकली अपना x का पावर डिसाइड कर सकते थे। यहां पे 7 लेना हमारे लिए सूटेबल था। ऑलराइट, बढ़िया सवाल है। एंड आई गेस दैट्स इट, हमने यहाँ पे सारी जो वेरिएशन है मल्टीनॉमियल की वो डिस्कस कर लिए हैं। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ कि किस तरह के सवालों के आने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो पहले जो हमने यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन के पहले तक जो हमने यहाँ पे सवाल देखे थे उस तरह के सवाल आपके आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस तो डेफिनेटली आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।